सुबह के समय कपिल ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और घड़ी ना मिलने पर वो पूरे कमरे का सामान इधर उधर फैलाकर बैठ जाता है। तभी पायल कमरे में आती है और कमरे का सामान फैला हुआ देखकर अपना सर पकड़ लेती है। कपिल जी, आपने ये क्या किया? अभी सुबह में सारा कमरा सेट करके आई हूँ, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, आपने पूरा कमरा फिर से फैला दिया। यार, तुम्हें फैला हुआ कमरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कितना परेशान हूँ ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये कमरा फैलाकर आपकी जो परेशानी थी वो दूर हो गई? देखिए, अगर दूर हो गई है तो थोड़ा बहुत और बचा है तो वो भी फैला लीजिए। कल हम लोग जो मार्केट से घड़ी लेकर आए थे ना, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही है। मुझे ऑफिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मुझे बहुत देर हो रही है। बस इतनी सी बात के लिए आपने पूरा घर सर पर उठा लिया और बिना बात के इतना परेशान हो रहे हो। तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है? अरे, अगर मुझे मेरी घड़ी नहीं मिली तो मुझे ऑफिस की मीटिंग अटेंड नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि उस मीटिंग में एक फॉर्मल ड्रेस कोड रखा गया है जिसमें घड़ी कंपलसरी है। अब तुम ही बताओ, यह परेशान होने वाली चीज है या नहीं? हाँ, परेशान होने वाली बात तो है, लेकिन मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। तुम क्या ठीक कर दोगी? मैंने पूरे कमरे में एक एक कोना चेक कर लिया है, वह घड़ी कमरे में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ तक मुझे लगता है हम उस घड़ी को शॉप पर ही भूल गए हैं जल्दीबाजी में। हो भी सकता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर तक जाकर घड़ी ले आऊंगी। अभी आप मेरे पसंद की घड़ी पहनकर चले जाइए। मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारे पसंद की घड़ी पहनकर चला जाऊं मतलब? मेरे पास तो एक ही घड़ी है ना, वह भी हम शॉप पर भूल गए। रुकिए रुकिए, मैं भी आपको बताती हूँ, देखना आप कितने खुश हो जाओगे। पायल इतना कहकर अपनी अलमारी का लॉकर खोलती है और अंदर से एक सुंदर सी घड़ी निकालकर कपिल के हाथों में रख देती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। पायल, यह तो वही घड़ी है जो हमें बहुत पसंद आई थी, लेकिन इसका दाम बहुत ज्यादा था, इस वजह से हमने इसे कैंसिल कर दिया था। जी हाँ, ये वही घड़ी है। मैं इसे दुकानदार से कितनी रिक्वेस्ट करके लेकर आई हूँ कि मुझे ये घड़ी दे दो, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दी। फिर मुझे इस घड़ी को लेने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। इसका मतलब तुमने यह घड़ी चोरी करी है? कपिल जी, देखिए, मेरे टैलेंट को चोरी का नाम मत दीजिए। मैंने जो भी किया है ना, उसे तो हाथ की सफाई बोलते हैं। और वैसे भी दुकानदार बहुत लुटेरा है, बहुत लोगों को उसने लूटा है। मैंने सोचा क्यों ना इसे भी थोड़ा बहुत लूट लिया जाए। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम चोर बाजार से आई हुई हो। फर्क बस इतना है कि वहाँ पर लोग चोरी का माल खरीदने आते हैं और तुम लोगों की दुकान में जाकर चोरी करती हो। बेटा, अगर किसी ने तुम्हें घड़ी उड़ाते हुए देख लिया होता ना, तो दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। मैंने आपके लिए इतना रिस्क लिया, आप मेरी तारीफ करने की जगह आप तो मेरी बेइज्जती करे जा रहे हो। रहने दीजिए, मत पहनो ये घड़ी। ये घड़ी तो चोरी की है ना, रहने दीजिए। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, मान लिया मैंने कि तुमने जो किया वह चोरी नहीं बल्कि हाथ की सफाई है। अब मुझे घड़ी दे दो, क्योंकि मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो रही है। पायल मुस्कुराते हुए कपिल को उसकी घड़ी वापस कर देती है। दरअसल पायल चोर बाजार के आसपास की रहने वाली थी, जहाँ के तौर तरीके और चीजों के बारे में उसे बहुत सारी बातें पता थी। एक दिन पायल की पड़ोसन कमला उसके घर पर आती है और उसकी सास के बारे में पूछती है। बहू, तेरी सास कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जरा बुलाओ उसको, मुझे उससे कुछ जरूरी काम था। जी आंटी जी, आप सोफे पर बैठिए, मैं अभी माँ जी को बुला कर लेकर आती हूँ। माँ जी, बाहर कमला आंटी आई हैं, आपको पूछ रही हैं, कह रही थी कि उससे कुछ जरूरी काम है। उसके पास पड़ोसियों का सरपंच करने के सिवा कोई काम ही नहीं है, बिना बात के आ गई है। अब मेरा सारा टाइम उससे बात करने में ही खराब हो जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो काफी जल्दी में लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि आज वो आपके साथ बैठकर बातें करेंगी। अच्छा चल, जो भी है, अब वही चलकर पता लगेगा। मेरा उससे बात तक करने का मन नहीं करता है, जब देखो तब हमेशा दूसरों की बुराई करती रहती है। पायल और ममता हॉल में आ जाते हैं। तभी कमला उन्हें देखकर बोलती है। बहू, मुझे तो लगा था कि तू इस जन्म में वापस ही नहीं आ पाएगी। कब से बैठकर मैं इंतजार कर रही हूँ। कमला, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, मैं कुछ काम कर रही थी, इसके चक्कर में थोड़ा देर लग गई आने में। बता क्या बात है? कुछ खास काम नहीं था, बस मैं चांदी के बर्तनों के बहुत सारे सेट लेकर आई थी अपनी बेटी के ससुराल भिजवाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सेट सबसे अच्छा है, बस इसीलिए तुझे बुलाने आई थी कि एक बार तू देखकर मुझे बता दे कि तुझे कौन सा सेट पसंद है और मैं वही सेट अपनी बेटी के ससुराल भिजवा दूंगी। अरे आंटी जी, क्या मैं भी आ सकती हूँ आपके साथ वो सेट देखने के लिए?
चल बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बहुत दूर जाना है, सामने वाले ही घर में तो है। पायल अपनी सास ममता के साथ कमला के घर आती है और चांदी के बर्तनों के बहुत सारे सेट देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो मौका देखकर उस सेट में कुछ न कुछ चांदी के बर्तन निकालकर अपनी साड़ी में छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद ममता और पायल घर पर वापस आ जाते हैं। तभी ममता पायल से कहती है, पायल बहू, वैसे तो कमला है बहुत कंजूस, लेकिन आज तो एक से बढ़कर एक चांदी के बर्तन लेकर आई थी। देखकर मेरे मन में तो लालच आ रहा था कि कितने सुंदर बर्तन हैं, काश ऐसी बर्तन मेरे घर में भी होते। माँ जी, आप दिल से चाहती हो ना कि वैसे ही बर्तन आपके घर में भी होते। दोनों सास बहू में क्या बातें हो रही हैं? कौन से बर्तन की बात हो रही है आप दोनों में? कपिल जी, वो माँ जी ना आज कमला आंटी के घर गई थी। उन्होंने बहुत सारे चांदी के बर्तनों के सेट मंगवाए थे अपनी बेटी के ससुराल में देने के लिए। उन्हीं को देखकर माँ जी का मन कर रहा था कि वैसे ही बर्तन हमारे घर में भी हो। अरे नहीं यार, वह बर्तन बहुत महंगे हैं। हमारा इतना बजट कहाँ है हम चांदी के बर्तनों को अपने घर ला सकें। लेकिन फिर भी एक बार सोचा, अगर वो बर्तन हमारे घर में होते तो कैसा होता। बहू क्यों जले पर नमक छिड़क रही है? अभी कपिल बेटे ने बोला ना कि हमारे घर में चांदी के बर्तन लाने का बजट नहीं है, तो फिर कैसे आएंगे? तू तो ऐसे बोल रही है कि मेरे हाँ करते ही तू अभी चांदी के बर्तन मेरे सामने रख देगी। माँ जी, ऐसा ही समझ लीजिए। पायल इतना कहकर अपनी साड़ी के पल्लू से चांदी के कुछ बर्तन जैसे कि कटोरी, चम्मच, ग्लास लाकर कपिल और ममता के सामने रख देती है, जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। हाय राम बहू, ये तो वही सारे चांदी के बर्तन हैं जो कमला लेकर आई थी। तूने इन्हें कब चुरा लिया? तभी जब आप लोगों के साथ गई थी। उन बर्तनों को देखकर जो ख्याल आपके मन में आया, वही ख्याल मेरे मन में भी आया। बस मुझे जो बर्तन ठीक लगे, मैं उन सभी सेटों में से एक एक बर्तन निकाल कर ले आई, ताकि किसी को पता भी न चले और मेरा काम भी हो जाए। हाय राम बहू, तूने ये सब कैसे कर लिया? हम सब तो वहीं खड़े थे, लेकिन हम में से किसी का भी नजर नहीं गई तेरे पे, और तू इतने सारे बर्तन चुरा कर लेकर आ गई। माँ, पायल के लिए यह कौन सी बड़ी बात है? जब यह कैमरे लगे दुकान से घड़ी चुरा कर ला सकती है, तो यह तो मामूली सी चांदी के बर्तन हैं जो किसी के घर से उठाने थे। आप ये क्यों भूल रही हो कि आपकी बहू चोर बाजार से आई हुई है और उसको चोरी करना आता है। चोरी की चीजों को सफाई से बेचना आदि सारे काम आते हैं। बहू, तेरी हरकतें जानने और देखने के बाद मुझे ये सच में विश्वास हो गया कि तू मेरी चोर बाजार से आई हुई बहू है। वैसे तूने कमला के साथ जो भी किया सही किया। वो बहुत कंजूस और छोटे दिल की औरत है। वो बस दूसरों की चीजों को इस्तेमाल करना जानती है, और जब खुद की बात आए तो साफ इनकार कर देती है। लेकिन आगे से ऐसा कुछ करने से पहले थोड़ा संभल कर रही हो। माँ जी, आप चिंता मत करिए, आगे से मैं और भी सफाई से काम करूंगी। पायल की नासमझी वाली बात सुनकर कपिल और ममता एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और उसकी इन हरकतों पर मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सूरज बहुत ही गरीब परिवार से था, जो कि अपनी छोटी बहन गीता और माँ मिताली के साथ रहता था। वो बच्चों को ट्यूशन देकर अपना घर चलाता। एक दिन शाम को जब वो घर लौट कर आता है, तभी उसकी बहन गीता उसके पास आती है। भैया, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। क्या हुआ गीता, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ भैया, काम तो था। अब इसे काम बोलो या मेरी फरमाइश, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। पहले चीज का नाम तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर मेरे हद में होगा तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भैया, मुझे अपने घर में बिरयानी दावत देनी है राखी पर। ये तुम क्या कह रही हो गीता? गरीब के घर में बिरयानी की दावत? किस खुशी में? मुझे पता था आप भूल जाएंगे। अब क्या भूल गया मैं गीता, साफ साफ बताओ। पहले आप वादा करो कि आप हमारे घर पर बिरयानी की दावत रखेंगे। जो चीज पॉसिबल ही ना हो उस चीज का मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। गीता इतना कहकर सूरज को बिना पूरी बात बताए वहाँ से चली जाती है और सूरज अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ मिताली बाजार से सब्जियाँ लेकर घर आती है और सूरज को सर पकड़े बैठे देखकर डर जाती है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं माँ, आपके घर में आपकी एक पागल लड़की है, उसी ने मेरे सर में दर्द कर रखा है और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है उसे। जब से आया हूँ तब से एक बात ही लेकर मेरे पीछे पड़ गई है। अच्छा, अब क्या डिमांड है उस महारानी की? अब क्या बताऊँ मैं माँ आपको।
मैडम की डिमांड है कि उन्हें अपने घर में बिरयानी की दावत देनी है, जैसे कि हम बहुत अमीर हों, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हो जहाँ से हम पैसे तोड़कर घर में बिरयानी की दावत रख दें। बेटा, इसमें उसकी गलती नहीं है। शायद तू भूल गया है, लेकिन उसके पिछले जन्मदिन पर तूने उसे बोला था कि उसे अगले जन्मदिन पर तू घर में बिरयानी दावत रखेगा। वो वही बोल रही होगी। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था। मैंने बेवजह उसको इतना सब कुछ सुना डाला। इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो मुझे वही याद दिला रही थी जो मैंने ही उसे कहा था। लेकिन बेटा, इसमें गलती तेरी भी तो नहीं है। हम गरीब लोगों के लिए बिरयानी दावत बहुत बड़ी बात है। ये चीज हमारी औकात से बाहर है। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना माँ। मैं एक बार गीता से बात करके आता हूँ। बेचारी को बेवजह ही गुस्सा दिला दिया मैंने। सूरज इतना कहकर गीता के कमरे में जाता है और उसके आगे कान पकड़कर खड़ा हो जाता है। सॉरी गीता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इतना काम होता है, उसी चक्कर में सब कुछ भूल गया। अपने भाई को माफ कर दो प्लीज। रहने दो भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हर बार मेरा बर्थडे सबको याद रहे, ये जरूरी तो नहीं है ना। देख, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। अब इसमें इतना मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दे मुझे। और बता, क्या कह रही थी तू जो बोलेगी वैसा ही होगा बिल्कुल। पक्का? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुझे जो कहना है बोल। भैया, इस बार राखी और मेरा जन्मदिन दोनों एक साथ ही एक ही डेट पर पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस दिन हमारे घर बिरयानी की दावत हो। थोड़ी रहीसी तो दिखनी चाहिए ना उस दावत में। मेरी सभी सहेलियाँ भी आएंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा तेरी इस विश को पूरी तरह से पूरी करने की। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिन के साथ राजू की बेचैनी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की बिरयानी दावत की डिमांड पूरी करनी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और वो अपनी ट्यूशन की फीस लेने के लिए अपने स्टूडेंट के घर जाता है और उसके पिता राजन से बोलता है, देखिए, आप पिछले 3 महीने से अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं। आज मैं बिना फीस लिए नहीं जाऊंगा। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत हुई, तुम मुझसे पैसे मांगेगा, वो भी ऊंची आवाज में? जा, नहीं देता तेरे पैसे, क्या कर लेगा बे तू? ये क्या दादागिरी है? मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ, और उसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुझे कहा है ना, मैं अपने बेटे के पेपर के बाद तुझे पैसे दूंगा। अभी नहीं दूंगा मैं। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं, मुझे मेरी फीस आज ही चाहिए। मुझे पता है पेपर खत्म होने के बाद आपका काम निकल जाएगा, उसके बाद आप फीस देने नहीं आएंगे। फीस दे दीजिए, वरना मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। तेरी जुबान ना बहुत चलती है। अब तो मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। और मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी राजन अपने गुंडों को बुलवाकर सूरज को बहुत पिटवाता है और उसे उठवाकर घर से बाहर फेंकवा देता है। जैसे तैसे करके सूरज जख्मी हालत में अपने घर पहुंचता है और उसे जख्मी हालत में देखकर उसकी बहन और माँ दोनों रोने लगती हैं। ये क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। तेरा दिमाग तो ठीक है। तुझे इतनी चोट लगी है, तेरा इतना खून निकल रहा है, और तू बोल रहा है कि मैं शांत रहूं? अरे माँ, थोड़ी सी तो चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। आप लोग रोना बंद कीजिए। लेकिन पहले आप सच बताइए भैया कि आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो मैं अपने एक स्टूडेंट के घर गया था फीस मांगने के लिए। उसका बाप थोड़ा गुंडे टाइप का था। वो पिछले 3 महीने से मेरी फीस नहीं दे रहा था। जब मैंने उससे फीस मांगी तो उसने फीस देने की जगह अपने गुंडे को बुलवाकर मुझे पिटवा दिया। पता नहीं ये अमीर लोग क्या समझते हैं अपने आप को। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ा कर, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता है। कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? माँ, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई लेने गया था। अपने भाई को इतनी तकलीफ में देखकर और अपनी माँ को इतना दुखी देखकर गीता बहुत परेशान हो जाती है। भैया, आपको आज ही उनके घर जाने की जरूरत थी। जब आप इतने दिन रुक सकते हो तो कुछ दिन और रुक जाते। गीता, अगर मैं कुछ दिन और रुक जाता तो मैं अपनी बहन के घर में बिरयानी की दावत की डिमांड पूरी जरूर कर देता। वो तो अभी भी नहीं होगा भैया। कौन सा उसने आपको पैसे दे दिए? आज नहीं दिए तो कल जाऊंगा, कल नहीं तो परसों जाऊंगा। जब तक पैसे नहीं देगा तब तक जाता रहूंगा, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ से पैसे मिलने के बाद हम गरीब के घर में बिरयानी की दावत पूरी हो सकती है। नहीं भैया, आपको इतनी तकलीफ देकर मुझे अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी। मुझे किसी को कोई दावत नहीं देनी है। आपको मेरी कसम है,
आज के बाद आप वहाँ नहीं जाएंगे। गीता इतना कहकर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपने घर लाकर अपने भाई का इलाज करवाती है। उस दिन के बाद से बिरयानी दावत का नाम तक नहीं लेती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सूरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर में बिरयानी दावत कैसे दे? जहाँ से पैसे आने की उम्मीद थी, वहाँ से आने की अब कोई भी कसर नहीं थी। समय बीतता है और राखी का दिन आता है। साथ ही गीता का जन्मदिन भी था। वो सुबह सुबह ही आरती की थाली लेकर अपने भाई के पास आती है। भैया आप जल्दी से अपना हाथ दीजिए, मुझे आपको राखी बांधनी है। नहीं, मैं तेरा बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं हूँ। मैं तेरी एक छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाया। मुझे राखी बंधवाने का कोई हक नहीं है। भैया आप ये सब छोड़िए और जल्दी से राखी बंधवाइए, मुझे कहीं और भी जाना है। और कहाँ जाना है? यही पास में एक लड़के के घर। मैं हर साल उसे राखी बांधती हूँ, उसकी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए। अपनी बहन की बात सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने भाई को राखी बांधकर गीता उसी लड़के के घर जाती है जिसके पिता ने उसके भाई को मारा था। रुक जाओ बेटा, मैं आज खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा। उन महान लोगों से मैं भी तो मिलूं जिन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं कि मेरी लड़की ना होने के बाद भी तुमने मेरे बेटे को बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। राजन इतना कहकर गीता के घर पहुंचता है, जहां वो सूरज को देखकर दंग रह जाता है। तभी गीता राजन को अपने भाई और माँ से मिलवाती है। उनसे मिलकर राजन को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबको सच बताकर सूरज से माफी मांगता है और उसे उसकी मेहनत की सारी कमाई देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सूरज बाजार जाकर बिरयानी का सामान लेकर घर आता है और अपने आसपास के लोगों को अपने घर में होने वाली बिरयानी की दावत देता है। थोड़ी देर में सभी लोग उसके घर आते हैं और उसके घर की बिरयानी खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से आखिर में गरीब के घर बिरयानी की दावत हो ही जाती। नैना एक बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो किसी को ना पलटकर जवाब देती और ना ही किसी बात का बुरा मानती। एक दिन नैना अपनी ननद रश्मि के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी रश्मि बाहर से आती है और अपनी भाभी को कमरे में देखकर अपनी माँ माला को बुलाती है। माँ ये देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाभी मेरे कमरे में जाने के बाद आती है और तभी मेरे कमरे में मेरा सामान भी गायब होता है। आज तो मैंने भाभी को रंगे हाथ ही पकड़ लिया है। ये आप क्या कह रही हो ननद जी? मैं भला आपके कमरे से कुछ भी क्यों चुराऊंगी? अपने घर से चोरी करना ये मेरे लिए कितनी शर्म की बात होगी ननद जी। भाभी अब आप भोली भाली बनने की कोशिश मत करो। मैं आपकी सच्चाई से अच्छे से वाकिफ हूँ। खुद तो एक गरीब परिवार से उठकर यहाँ आ गई हो और यहाँ आकर भी चोरी करना शुरू कर दिया। सच सच बताओ, यहाँ से सारा सामान चोरी करके आप अपने मायके भेजती हो ना? नहीं ननद जी, मैं आपके कमरे में बस इसलिए आई थी क्योंकि पूरा घर साफ कर दिया, लेकिन बस आपके कमरे में ही झाड़ू नहीं लगाई थी और ना ही सफाई हुई थी। मैं बस सफाई करने ही आई थी। हाँ बहू, जब से तू इस घर में आई है तब से तो तू घर की सफाई ही कर रही है। रोज कुछ ना कुछ हमारे घर से गायब ही हो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने ही घर में चोरी करते हुए? माँ जी, आप भी मुझ पर ऐसे गलत और झूठे इल्जाम लगा रही हो। मेरी बात का विश्वास करो, मैं कोई चोरी करने नहीं आई थी यहाँ। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। माँ, भाभी ऐसे सच नहीं बोलने वाली है। हमें भाभी की तलाशी करनी होगी, तभी सच सबके सामने आएगा। नहीं, ये तो बहुत चालाक है। अब तक तो इसने यहाँ से सामान अपने माँ के घर भी भिजवा दिया होगा। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ अभी भी जिंदा हूँ। इन जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है मुझे अच्छे से आता है। ये अपने ही घर में चोरी करके खुद को क्या समझती है कि कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कोई नहीं, आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद ये चोरी करना ही भूल जाएगी। माला और रश्मि दोनों मिलकर नैना को बहुत ज्यादा मारते हैं। नैना को काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ये सारी बातें अपने पति या अपनी माँ को नहीं बताती। ऐसे ही कई बार नैना की अपने ही घर में कई बार बेइज्जती होती है। उसके अपने घर वाले ही नैना को नीचा दिखाते। कुछ दिनों बाद नैना का पति रोहन नैना को कुछ कागज देता है।
नैना, ये मेरे बहुत ही जरूरी कागज है और कल मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि ये कागज इधर से उधर नहीं होने चाहिए। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। आप ये कागज माँ को ही दे दीजिए ना। आपको तो पता है ये सब मुझसे नहीं संभाला जाता, फिर भी आप इतने जरूरी कागज मुझे ही रखने को दे रहे हो। अरे यार नैना, कल सुबह मुझे ऑफिस जल्दी जाना है और अब माँ को सुबह सुबह उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना, और बस इसलिए ये पेपर्स ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ संभालने के लिए। अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं संभाल कर रख दूंगी। नैना और रोहन की सारी बातें रश्मि और माला सुन लेते हैं। माँ, आपने सुना ना अभी भैया ने इस लड़की से क्या कहा? हाँ मैंने सुना, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? बल्कि ये सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये लड़की अब मेरे बेटे को पूरे अपने वश में करना चाहती है। देख रही है कैसे मेरे ही बेटे ने अपने जरूरी कागज मुझे देने से ज्यादा जरूरी इस लड़की को देना सही समझा। हाँ माँ, मैंने सब देखा और सच कहूँ तो ये अच्छा हुआ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। रश्मि इतना कहकर अगले ही दिन अपनी माँ के साथ मिलकर सुबह सुबह अलमारी से रोहन के जरूरी कागजात निकाल कर छुपा देती है। जब रोहन वो जरूरी कागजात नैना से मांगता है और नैना को वो नहीं मिलते तो रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यार नैना, मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि ये कागज को आराम से रखना संभाल के, लेकिन तुमसे वो तक नहीं हुआ। तुम खुद अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हें इतने जरूरी कागज के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं सच कह रही हूँ रोहन, वो कागज मैंने संभाल कर अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अलमारी से कहाँ चले गए ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। कितना झूठ बोल रही है ना भाभी आप। और नहीं तो क्या, साफ साफ झूठ ही है। अरे जब मेरे बेटे ने वो कागज तुझे रखने को दिए थे तो वो कहाँ जा सकते हैं? तू इतनी भी भोली नहीं है जितनी बनने की कोशिश कर रही है। भाभी, आप भैया और हमसे किस बात का बदला ले रही हो? भैया तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको इस घर की बहू बनाया उन्होंने, फिर भी आप भैया के बारे में ना सोचकर बस अपने बारे में सोचती रही। सच में ये बहुत गलत किया आपने। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। आप लोग इससे ये बातें बोल के अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है? और ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। नैना की सास और ननद दोनों नैना को नीचा दिखाने का एक भी मौका जाने नहीं देते थे, और इस बार तो वो दोनों इतना कर देते हैं कि अब रोहन भी उनकी तरफ से कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद माला सीढ़ियों से आ रही थी और नैना को वहाँ से आते हुए देखकर खुद गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पड़ोसन आती है। अरे क्या हुआ है माला? मेरी बहू मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने आपको कब गिराया सीढ़ियों से? आप तो खुद गिरी हो। नैना बहू, तू बस कर जा। यहाँ तेरी सास जमीन पर गिरी पड़ी है और अब भी तुझे अपनी सास की ऐसी हालत में सहारा देना याद नहीं आया, बल्कि बहस करना याद आया है। बार बार अपनी सास और ननद के अत्याचार से नैना बहुत परेशान हो जाती है। रात में सोते हुए वो खुद से बात करती है। जब यहाँ मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों ही रहूं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नैना रात भर रोती रहती है और रोते रोते सो जाती है। तभी नैना के सपने में नौ दुर्गा माता आती हैं। पुत्री, तुम निराश मत हो। इस नवरात्रे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जिसने तुम्हें सताया है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा गायब हो जाती है और 2 दिन बाद नवरात्रि का पहला दिन आता है और तभी घर पर इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं जो उनके घर को ताला लगाने आए थे। हाय मेरा घर, इतनी मेहनत से इसके पिताजी ने घर बनाया था, अब पता नहीं क्यों इस घर पर ताला लगाया जा रहा है। रोहन बेटा, कुछ कर, इस घर पर ताला मत लगने दे। माँ, मैं क्या करूँ? अरे पिताजी ने कर्जा लिया था घर के नाम पे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, लेकिन ये लोग फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ गलत समय पर आए हैं।
अब भी हमारे पास 10 साल है कर्ज चुकाने के लिए। जरा पूरी जानकारी के साथ आइएगा। नैना की बात सुनकर वो लोग चले जाते हैं। ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पूरे 9 दिन बहू में दुर्गा माता आती है और रोज ऐसा कुछ अनोखा होता है जिसे सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दशहरे का दिन आता है तो माला और रश्मि फिर नैना को सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नैना किसी की नहीं सुनती। वहाँ पड़ोसन रोहन सब थे। तभी नैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप सबको लगता है हर बार मैं ही गलत होती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेरी सास और ननंद है, हर बार वो मुझे नीचा दिखाती रहती है, मेरा अपमान करती रहती हैं। नैना, ये सब तुम क्या बोले जा रही हो? और अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मैंने अब तक कुछ नहीं बोला तो सबने मेरी खामोशी का फायदा उठाया। रोहन, उस दिन जब तुम्हारी फाइल नहीं मिल रही थी तो वो फाइल मैंने नहीं बल्कि इन दोनों ने गायब की थी। और उस दिन जब माजी सीढ़ियों से गिरी थी तो भी मैंने नहीं गिराया था, बल्कि वो जानबूझकर गिरी थी ताकि लोग मुझे ही सुनाएं। माँ, रश्मि, आप दोनों मेरी पत्नी के साथ ये सब कर रहे थे? और अब तक जिसने भी मेरे साथ गलत करना था वो कर लिया है, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी, क्योंकि जिस तरह से 9 रूप माता रानी के होते हैं वैसे ही बहू में दुर्गा माँ दोबारा आ सकती है। बहू में आई दुर्गा माँ को देखकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है।